हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सभी अध्याय, धाराएं एवं अनुसूचियां सब देख लिए हैं। तो आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें हम आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2004 में कितना प्रसूति फायदा, इट मीन्स मैटरनिटी बेनिफिट की बात यहाँ हो रही है, कितना मैटरनिटी बेनिफिट प्रदान किया जाता है? 5,000, 3,000, 6,000, 1,000। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? धारा 4 में कितना मैटरनिटी बेनिफिट है? 6,000 का मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, आपको याद आना चाहिए। यहाँ पे 5,000 क्या है फिर? तो 5,000 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बालक की परिभाषा। तो बालक की क्या परिभाषा है? हमने क्या देखा था बालक की परिभाषा में? हमने देखा था 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक, है ना। हमने देखा था कि 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक कहलाएंगे। किसमें? एनएफएसए 2013 में। ठीक है, यहाँ 6 वर्ष का क्या है खेल? तो 6 वर्ष का हमने क्या देखा था कि 6 मास से, है ना, 6 मास से लेकर के 6 वर्ष तक क्या करेंगे? ये आंगनबाड़ी में उनके पोषणाहार की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, इट मीन्स रिफॉर्म्स इन टीपीडीएस, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जा रहा है 11 में, 16, 10 या 12। तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या है कि टीपीडीएस में रिफॉर्म हमने क्या देखा था, किस में आता है? धारा 12 में आता है। ठीक है, धारा 11 में फिर क्या आता है? तो याद करो, हमने क्या देखा था इसमें? पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन हमने देखा था, है ना। 16 में हमने क्या देखा था? स्टेट फूड कमीशन इट मीन्स राज्य खाद्य आयोग, है ना, जिसको हम इन शॉर्ट में हमने परिभाषा में उसका देखा था कि हम राज्य आयोग से उसको रिफर करते हैं। ठीक है, 10 में हमने क्या देखा था? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की पहचान। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स मीन्स पूर्विकता प्राप्त गृहस्थों की पहचान, और कर्ता कौन है? राज्य सरकार। ठीक है, ये सब आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत क्या नहीं है? तो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत हम क्या देखे थे कि क्या नहीं है? सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र में ये कौन सी धारा के अंतर्गत है ना। तो याद करो, हमने धारा 14 में क्या देखा था? आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, और इसमें क्या नहीं है? तो जो है तो क्या क्या था इसमें? कॉल सेंटर भी था, हेल्पलाइन भी था, नोडल अधिकारी भी थे। तो क्या नहीं है पूछे हैं, तो क्या नहीं है इसमें? राज्य आयोग। तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या होगा? राज्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य आयोग के सदस्यों की अवधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य आयोग, जैसा कि अभी हमने देखा कि 16 में दिया हुआ है, तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो अवधि कितनी हुई इनकी? 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी स्तरीय शिकायत निपटान मतलब निवारण है ना, कितनी स्तरीय शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान है? तो कितनी स्तरीय है? सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि ये जो शिकायत निवारण तंत्र है ना, शिकायत निवारण तंत्र कौन से अध्याय में है? आप लोग को इस तरह से पढ़ना है। तो आपको याद आना चाहिए कि अध्याय 7 में हमने देखा था। फिर अध्याय 7 में हम 3 चीज़ देखे थे, और क्या क्या था वो? 14 में आंतरिक निवारण तंत्र देखे थे, शिकायत निवारण तंत्र। फिर उसके बाद 15 में हम क्या देखे थे? जिला शिकायत निवारण तंत्र। फिर 16 में हम क्या देखे थे? राज्य खाद्य आयोग।
अब ये बताओ 14 में अभी जस्ट हमने देखा कि कॉल सेंटर है, इसमें हेल्पलाइन है और नोडल अधिकारी है ना, कॉल सेंटर है, सीसी लिख देती हूँ, है ना। फिर उसके बाद हेल्पलाइन नंबर है और नोडल अधिकारी है, नोडल ऑफिसर, है ना। तो क्या इसमें कहीं पे कोई व्यक्ति गया था क्या हकदारी? हमने ऐसा कुछ तो नहीं देखा कि कोई भी हकदारी गया हो और यहाँ पे कुछ शिकायत किया हो। देखे थे क्या? नहीं देखे थे। और आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने स्तर का होना चाहिए, कि गए कहाँ पे है। तो याद करो, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कहाँ जाएंगे, किसी को भी कोई भी शिकायत है तो सबसे पहले किसके पास गए थे? जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास गए थे। फिर उसके आदेशों से वो संतुष्ट नहीं हुए तो किसके पास चले गए? राज्य खाद्य आयोग के पास चले गए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? 2 होगा, याद आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम 3 होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा। 3 याद करो, हमने देखा क्या था उसमें? कॉल सेंटर। क्या इनमें कॉल सेंटर नहीं होता है क्या? कॉल सेंटर इनमें होता है, हेल्पलाइन नंबर इनमें होता है, नोडल ऑफिसर इनमें होते हैं। तो ये तो संरचना है केवल, है ना, कि केवल बताया है कि किस तरह से शिकायत निवारण तंत्र की संरचना है। किस में बताया है? 14 में बताया है। और वो संरचना का क्रियान्वयन कहाँ हुआ है? 15 और 16 में। तो कितनी स्तरीय पूछा है आपसे, तो आपका उत्तर यहाँ पे होना चाहिए 2 स्तरीय, ठीक है। 3 नहीं करना, इसको याद रखना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 10 सितंबर 2013, 5 जुलाई 2013, 2 सितंबर 2013 और 13 जुलाई 2013। तो याद करो, मैंने लागू के लिए आपको क्या बताया था कि 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था, ठीक है। और कैसे लागू हुआ था? राष्ट्रपति के अध्यादेश। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 123 अनुच्छेद 123 में है। याद आना चाहिए, है ना, हमने ये सब देखा है, पढ़ा है, आपको ये सब याद आना चाहिए। अनुच्छेद 123 में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये पूछा नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि पॉलिटी आपके पार्ट 1 है सिलेबस का, उसमें भी आ सकता है और इसमें अधिनियम में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, है ना। तो इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय निर्गम मूल्य, इसका मतलब सेंट्रल इशू प्राइस इन शॉर्ट, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? CIP, सेंट्रल इशू प्राइस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, ये सब याद रखना है ना, सत्य है कि असत्य है ना। तो CIP जो है MSP से कम होता है। MSP यहाँ पे क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। कौन, इसको सबसे पहले तो ये जानो, घोषित कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार घोषित करती है। कब करती है? फसलों की उपज से पहले करती है ना। याद आना चाहिए आपको। तो कौन सा कथन सत्य है? तो हम क्या देखे थे कि CIP जो है हमेशा MSP से कम होता है। और कौन सा यहाँ पे सही है? फर्स्ट सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, TPDS के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न कितने प्रतिशत आबादी को दिया जाता है? तो कितने प्रतिशत आबादी को दिया जाता है? ग्रामीण में 65 और शहरी में 35%। क्या ये सही है? या ग्रामीण में 50 और शहरी में 75, या ग्रामीण में 75 और शहरी में 5, या ग्रामीण में 75 और शहरी में 50? कौन सा सही है? तो हमने क्या देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 75 होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों की आबादी 50 होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th वाला, है ना। यानी कि कितने प्रतिशत आबादी को सब्सिडी दिया जाता है? 75 और 50, ग्रामीण शहरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो वित्तीय सहायता जब राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को दी जा रही, तो दे कौन रहा है? सबसे पहले ये याद करो, केंद्र सरकार दे रही है ना। कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार दे रही है तो कितनी दी? 75 लाख, 50 लाख, 25 लाख या 65 लाख? तो हम क्या देखे थे? याद करो आप लोग, हम देखे थे कि 25 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये क्यों दी जाती है? गैर भवन निर्माण के लिए। किस लिए? गैर भवन निर्माण। अब ये गैर भवन निर्माण में
क्या क्या था हम देखे थे, टेबल, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, है ना, ये सब होनी चाहिए। यानी कि बिल्डिंग बस नहीं होना चाहिए, बाकी और चीज़ जितना भी आपको कमोडिटीज़ रखना है, यानी कि सामान जो रखनी है आप वो सबको रखो, लेकिन आपको भवन नहीं बनवाना है। ऐसा कौन बोला था? केंद्र सरकार बोली थी, है ना। तो वित्तीय सहायता हम क्या देख ले, गैर भवन निर्माण के लिए है, ठीक है। फिर हम ये देखे थे कि ये 50 लाख में जो है ये किस तरह से केंद्र सरकार दी थी। पहले तो 75% दी थी, है ना। कैसे दी थी? पहले 75% दी थी, फिर उसके बाद क्या दी थी, 1 मिनट, है ना। पहले कितना दी? 75 दी है। फिर कितना दी थी? उनका रिकॉर्ड देखी थी कि आप लोग सही में किए हो कि नहीं। जब राज्य सरकार दिखाई थी अपना पूरा कि हमने ये काम किया, तो कितना और दिए थे? 25%। याद आना चाहिए आपको ये सब, है ना। हमने ये सब देखा है प्रश्न। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब अधिसूचित किया गया? तो अभी जस्ट हम क्या देखें, लागू कब हुआ था? 5 जुलाई। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से उसको जारी कर दिए थे। लेकिन अधिसूचित कब हुआ था, यानी कि सदन के पटल में रखा कब गया, पारित कब हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचित कब किए इसको, ठीक है। तो हम क्या देखे थे, 10 सितंबर को अधिसूचित हुआ ही है, ठीक है। अधिसूचित आपको याद रखना है 10 सितंबर, और ये लागू यानी कि प्रारंभ पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, 5 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिसूचित हुआ? तो भारत गणराज्य का वर्ष आपसे पूछ रहा है, याद रखना है ना। तो 65 वर्ष हम देखे थे, या 62 देखे थे, या 64 देखे थे, या 63 देखे थे। तो हम क्या देखे थे कि 64वें वर्ष में हुआ था, 64th ऑफ रिपब्लिक डे, है ना। अब जैसे कि इस साल आप बताओ कौन सा है, 73rd है, ये भी याद रखना है ना। 73rd हम देखे हैं। अभी हम लोग आज कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे, 73rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अध्याय, धाराएं एवं अनुसूचियों का सही क्रम बताना है, आपसे पूछा जा रहा है। 11-16-4 या 13-35-4 या 12-107-2 और 12-45-4। तो हम क्या देखे थे, आपका सही क्रम क्या था इसमें? अध्याय हम कितना देखे थे, 13, धाराएं 45 और अनुसूचियां कितनी है, 4। तो सही उत्तर क्या हो गया, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शास्तियों का प्रावधान कौन सी धारा में है? अब शास्तियों का प्रावधान बोला है तो कौन से में, 16 में है, 13 में है, 33 में है या 37 में है? तो शास्तियों का प्रावधान हमने क्या पढ़ा था कि 33 में है, ठीक है। अब ये 16 में अभी हम जस्ट क्या देखे हैं, स्टेट फूड कमीशन, राष्ट्रीय खाद्य आयोग। 13 में हम क्या देखे थे, याद करो, हम क्या देखे थे, महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण किस में आया था, अध्याय 6 में था, है ना। और इसमें हम क्या पढ़े थे कि 18 वर्ष से अधिक की महिला या वरिष्ठ महिला के नाम पे ये राशन कार्ड बनवाए थे। और हम साथ में ये भी देखे थे, यदि घर में 18 वर्ष से कम की कोई महिला है तो क्या होगा, किसी पुरुष के नाम पे, और वो पुरुष क्या होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए, है ना। तो किसी पुरुष के नाम पे राशन कार्ड बना दिया जाएगा। और जब ये स्त्री या महिला या बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके नाम पे ये राशन कार्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम देखे थे ये सब, है ना। फिर उसके बाद देखो क्या है, धारा 37। तो धारा 37 में आपको याद आना चाहिए कि हम देखे थे अनुसूचियों का संशोधन, ठीक है, अनुसूचियों का संशोधन, और कर्ता कौन है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, याद आना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता समितियों का गठन कौन करता है, यानी कि जो विजिलेंस कमेटी है उसको फॉर्म कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्र सरकार करती है या न्यायालय करते हैं, राज्य सरकार करती है, या इनमें से कोई नहीं करता? तो सही उत्तर क्या है, याद आना चाहिए आपको कि सतर्कता समिति हम क्या पढ़े हैं, राज्य सरकार गठन करती है ना। और राज्य सरकार कैसे करती है, कहाँ करती है, हम कौन सी धारा में देखे थे? तो आपको याद आना चाहिए कि राज्य सरकार विजिलेंस कमेटी धारा 29 के तहत गठन करती है ना।
और साथ में याद करो हम इसमें क्या देखे थे, 28 में हम देखे थे सामाजिक संपरीक्षा देखे थे। सामाजिक संपरीक्षा मतलब सोशल ऑडिटिंग, और ये दोनों कौन से अध्याय में आते हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि इसके अध्याय हम क्या देखे थे, 11वें अध्याय में, है ना। यानी कि 11वें अध्याय में हम देखे थे कि केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 धाराएं थी और वो 28 और 29 थी। और वो 28 में सोशल ऑडिटिंग की बात हुई थी और 29 में विजिलेंस कमेटी की बात हुई थी, है ना। और विजिलेंस कमेटी का गठन कौन किया है, राज्य सरकार किया है। आपको ये सब याद आना चाहिए। और फिर उसके बाद एक और भी हम देखे थे कि कहाँ कहाँ पे ये विजिलेंस कमेटी होती है, तो राज्य स्तर पर होती है, साथ में जिला स्तर पर होती है, फिर ब्लॉक में भी होती है, और साथ में उचित दर दुकानों के स्तर पर होती है विजिलेंस कमेटी, है ना। याद आना चाहिए ये सब आपको। तो यहीं पे हमारा 15 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को फ्री क्रैश कोर्स का लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।